हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मींस फैक्टर बाय विच डिमांड इज डिटरमाइंड, जिसकी वजह से डिमांड को हम बता सकते हैं कि डिमांड कितना है, क्यों है, किस लिए है। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, दीज फैक्टर्स आर नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस की वजह से हमने मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड में भी देखा था। व्हेन प्राइसेस आर गोज ऑन फॉलिंग, डिमांड क्या होता था, इंक्रीज होता था। सेम चीज यहाँ पर भी है। देखिए क्या लिखा है, प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर commodity to a large extent. Consumer prefer to purchase a product in a large quantities when price of product is less. When the price कम होता है तो उसका डिमांड कितना होता है, ज़्यादा होता है. And they purchase a product in small quantities when price of a product is high. बराबर है. The next point is, the second point is income. Income of a consumer decides the purchasing power, which in turn influences the demand for a product. Rise in income will lead to a rise in demand for a commodity, and fall in income will lead to a fall in demand for a commodity. बेसिक सा चीज है, अगर किसी पर्सन का इनकम ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उसका डिमांड भी ज़्यादा होगा, मार्केट से वो ज़्यादा चीज़ें खरीद के लाएगा। और दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें, जिस पर्सन का इनकम कम होता है उसका डिमांड भी क्या होता है, कम होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब हमने टाइप्स ऑफ डिमांड में भी देखे थे सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक के बदले दूसरे का काम चल जाएगा ना, तो क्या होगा, अगर दो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग ने सब्स्टिट्यूट में टी एंड कॉफी देखा था। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो हम क्या पीना चालू कर देंगे, फिर चाय पीना चालू कर देंगे, बराबर है। सेम वही चीज किसी का शुगर और जैगरी के साथ है। शुगर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हम जैगरी खरीदना चालू करेंगे, दोनों में तो मीठे का ही काम करते हैं। वाइस टेस्ट, इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइसेस, देयर पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड देन कॉस्टली गुड्स, बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, जो सस्ता रहेगा वो वाला खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस, द डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। प्राइस किसी और का बढ़ा, डिमांड किसी और का बढ़ गया। हम प्राइस बढ़ गया तो हम उसको खरीदना छोड़ के हम जैगरी खरीदना चालू कर दे। किसको छोड़ना, खरीदना छोड़ के, शुगर को हमने नहीं खरीदा, हमने किसको खरीदा, जैगरी को। द नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ भी होता है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा। कैसा, कार एंड पेट्रोल में देखो, कार एंड पेट्रोल में कैसा होगा, जो कार पेट्रोल से चलती है, अगर पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है तो कार का डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम कार तो खरीद सकते हैं बट पेट्रोल भराने का भी तो पैसा होना चाहिए। सेम चीज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल, सेम एग्जाम्पल लिया। इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस देन डिमांड फॉर कार विल फॉल, बराबर। अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ना चालू होगा तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे डिमांड होते हैं जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बराबर है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट हमको अल्टीमेटली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते, कोई मेडिसिन हो गया। मेडिसिन में क्या होगा, हम तो खरीदना ही पड़ेगा चाहे कितना भी कॉस्टली हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, बराबर है। कमोडिटी नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा जरूरत है और उसका यूज हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइस, बराबर है। अभी कैसा, वो नेसेसिटी है, अनअवॉइडेबल उसका यूज है, देन द डिमांड उसका क्या होगा, कितना भी भाव बढ़ जाए लेकिन उसका डिमांड में कोई चेंजेस आने के चांसेस है क्या, नहीं। द नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन हमारे डिमांड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अभी कैसा, किसी पर्टिकुलर साइज का बात करते हैं हम लोग, बच्चे लोग का पॉपुलेशन। इफ बच्चे लोग का पॉपुलेशन इज मोर देन टॉयज का डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो सकता है, बच्चे उससे खेलेंगे।
Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand for a commodity. सीधी सी बात है, अगर हमको कोई धंधा बिजनेस ओपन करना है तो हम जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ धंधा ओपन करेंगे, या फिर ऐसा सुनसान में जाके एकदम जंगल में एक मस्त धंधा डाल के बैठ जाएंगे. सीधी सी समझी हुई बात है, जहाँ साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहीं धंधा बिजनेस चलने वाला है, वहीं डिमांड होएगा. एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, ये सिंपल सी चीज़ है एकदम. अगर हम कोई चीज़ का प्राइस ऐसा सोच रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते, कभी कभी हम सोच रहे कल इसका भाव कम होने वाला है तो आज खरीदेंगे क्या? नहीं. ऐसा हमने सोचा कल इसका भाव बढ़ने वाला है, ओ याद आया कुछ, वो नमक वाला कांड. रातों रात किसी ने अफवाह फैला दी नमक का भाव बढ़ रहा है, लोग गए मार्केट में, भीड़ गए, दुकान वाले को ही मारना चालू कर दिए, भाई नमक दे नमक दे नमक दे. क्यों? वो सब क्या था? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस था. If the consumer expects the price to fall in future, he will buy less in present at the prevailing price. सेम चीज बता रहा है. Similarly, if he expects the price to rise in future, अगर ऐसा सोच रहा प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो आज के दिन पे चाहे कितनी भाव रहे वो क्या करेगा? ज्यादा ही खरीदेगा. नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट. ले आ गया धंधा, ये सबसे बड़ा धंधा है आजकल. टीवी पे 10 दिन वही कंटिन्यू एक ही ऐड देख लेंगे तो हमको लगेगा हाँ वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. क्यों? उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बल्क तरीके से किया गया, तो हमारे प्रेफरेंसेस में चेंज आ गए. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड्स टू चेंज इन अ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर and lead to demand for a many product, for example cosmetic, toothbrush, etc. The next one is taste habits and preferences. Taste and habits of consumer influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolate or consumes tea, he will demand more of them. Similarly, new fashion hits the market, the consumer will demand a particular type of commodity. If the commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for product tends to fall. सिंपल चीज़ बताओ, फैशन में एक आप लोग घर पे टेलीविजन सेट पे, सेट मैक्स पे पुरानी फिल्में बहुत ज़्यादा आती है. पुरानी फिल्मों में आप देखे रहेंगे तो सबके पैंट्स जो है वो बेल बॉटम टाइप में होते थे, नीचे से सबके पैंट बड़े होते थे. तो बीच में क्या हुआ था, इन द ईयर 2006 to 8 के बीच में बेल बॉटम पैंट बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे थे. उसके बाद से क्या हुआ, उनका फैशन खत्म हो गया और आजकल नैरो बॉटम आ गया. सब लोग, सीधी सी बात है, कोई बेल बॉटम नहीं पहनता है. वो सब चीज़ें फैशन है. हैबिट्स, अभी कैसा एक ले लेते सिगरेट का प्राइस. सिगरेट का प्राइस कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन एक जो स्मोकर है, चेन स्मोकर है, उनको तो सिगरेट चाहिए. दैट इज हैबिट्स. नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन. टैक्सेशन लेवल अगर अपनी कंट्री में ज़्यादा होगा तो लोगों के पास जो रेसिडुअल इनकम बचेगा, तो रेसिडुअल इनकम हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल इनकम. डिस्पोजल इनकम अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगा. सर डिस्पोजल इनकम क्या है? डिस्पोजल इनकम इज द इनकम रिमेनिंग इन द हैंड्स ऑफ पीपल आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस. टैक्स भरने के बाद क्या हुआ, टैक्स भरने के बाद जो लोगों के पास पैसा बच रहा है, दैट इज नोन एज डिस्पोजल इनकम. वो पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? लेवल ऑफ टैक्सेशन के ऊपर कर रहा है. अगर तुम्हारी कंट्री में टैक्स रेट ज़्यादा है तो सीधी सी बात है लोगों का डिस्पोजल इनकम कम होगा. जब डिस्पोजल इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा? कम होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग बात करें कि हमारी कंट्री में लेवल ऑफ टैक्सेशन कम है, लोगों से टैक्स कम लिया जाता है, तो लोगों के पास डिस्पोजल इनकम ज़्यादा होगा. जब लोगों के पास डिस्पोजल इनकम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, डिमांड भी ज़्यादा होगा. हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं. अभी हमने तो पब्लिक के टैक्स के बारे में बात किया, ये प्रोडक्ट के टैक्स के बारे में बात किया. ये प्रोडक्ट के टैक्स के बारे में कैसा बात कर रहे हैं? अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है. जब भाव बढ़ जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या होता है? कम हो जाता है. अदर फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्लाइमेटिक कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है. अभी रेनी सीजन आ रहा है तो क्या अम्ब्रेला की ज़रूरत तो है ही है ना. रेनी सीजन में थोड़ी जाके बोलेंगे स्वेटर दे दो, पॉसिबल ही नहीं है. चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद आजकल किसी के हाथ में हम लोग सिंपल मोबाइल देखते हैं? नहीं, सब स्क्रीन टच. गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई कोई होता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो डिमांड कम हो जाता है. न्यू करेंसी का देख लो, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, 1500 के नोट नहीं लिए जाएंगे. वो वाले नोट क्या हो गए? बंद हो गए, नए आ गए.
कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन मतलब कोई त्यौहार वगैरह हमारा है तो उस दिन तो हम लोग सामान खरीदेंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं बोले नहीं नहीं अगली बार खरीदेंगे, आज नहीं। ये थे क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इसको बोल सकते हैं, या तो हमारी टेक्स्ट बुक की भाषा में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो हमने आंसर पढ़ा उसको दो तरीके से पूछ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर इन इकोनॉमिक्स, मान के चलो 99% है तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोडक्शन, सिंपल इंट्रोडक्शन एकदम लिखना है। द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in his book Principle of Economics published in 1890. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics which is published in 1890. बराबर, ये एक चीज हम लोग यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, ये यहाँ से लेते हैं ब्लू वाला, ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक 1 2 और ये 3 लाइन जो है अपनी, ये यहाँ तक 1890 तक, ये हमारे को याद रखना है। लॉ ऑफ डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज पब्लिश्ड इन 1890. The law explains the functional relationship between price and quantity demanded. लॉ में इसको हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में भी करके लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखना है, 2 लाइन कौन सी, फर्स्ट लाइन द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज पब्लिश्ड इन 1890, एंड सेकेंड लाइन आपको क्या लिखना है, द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब द नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, वेरी मच नेसेसरी, ये आपको एज इट इज याद करना है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद रखना। इसमें एक चीज बहुत कॉमन है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्या लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स मतलब ये खाली 2 फैक्टर के बारे में ही बताएगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में उसको बताया है द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहाँ खाली प्राइस और डिमांड के बारे में बात होगी, बाकी जितने भी फैक्टर थे, बराबर है, बाकी जितने भी लोग थे सबको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, इक्वल रखना है। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, and lower the price of commodity, lower the price of commodity, larger is the quantity demanded। 2 टुकड़ों में आपको याद रखना है इसको, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded। इसको इस तरीके से हमको याद करना है। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल चीज दिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स, वो ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया उन्होंने। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉर इट फॉल्स, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस। दस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हम कब से पढ़ते आ रहे, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जो एसपी के स्टूडेंट है उनको dx एफ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो वहां पे वो लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं d इज इक्वल टू एफ ऑफ p। किस तरीके से वो लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू एफ ऑफ p, ऐसा भी लिख सकते हैं वो, d इज इक्वल टू एफ ऑफ p, where d is equal to demand and p is equal to price and f stands to function
ऑफ। अब देखिए यहाँ पे अजम्पशंस पहले आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, पहले डिमांड शेड्यूल पढ़ना है, आफ्टर दैट हम लोग अजम्पशंस के ऊपर जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे लिखना है मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिखा, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन हमको क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है। थर्ड स्टेप इज डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर करना है। डिमांड शेड्यूल मतलब ये अभी अपने जो सामने दिख रहा है, डिमांड शेड्यूल मतलब ये वाली चीज है, ये चीज हमारा डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल में क्या लिखा है, प्राइस दिया होगा और क्वांटिटी डिमांडेड दिया होगा। प्राइस जब 50 था तो डिमांड कितना था, 1 था। प्राइस 40 हुआ तो डिमांड कितना हो गया, 2 हो गया। प्राइस अपने डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड भी यही चीज बता रहा था। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स डिमांड इंक्रीजेस। सेम चीज हमको टेबल को एक्सप्लेन करना है। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹50 kg, द क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg। व्हेन प्राइस फॉल्स फॉर 50 to 40, क्वांटिटी डिमांडेड राइज फ्रॉम 1 kg to 2 kg। सिमिलरली धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइस जब कम होते जा रहा है तो डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। Thus, as the price of commodity falls, quantity demanded rises, and when price of commodity rises, quantity demanded falls. This shows inverse relationship between price and quantity demanded. ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, there is inverse relationship between price and quantity demanded. अब हमको क्या प्रिपेयर करना है, डिमांड कर्व प्रिपेयर करना है। डिमांड कर्व प्रिपेयर करने के लिए सेम चीजें, प्राइस लिया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे उन्होंने डिमांड लिया, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया। प्राइस 50 तक है शायद से, देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, डिमांड 1, 2, 3, 4, 5 बराबर है। तो ये जो अपना डिमांड कर्व है, क्या क्या याद रखना है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। डिमांड कर्व क्या स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। अभी डायग्राम को एक्सप्लेन करना इज वेरी मच इजी। कैसे, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव मेजर्ड द डिमांड एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव मेजर्ड द प्राइस। DD is a demand curve. DD is a demand curve which slopes downward from left to right, indicating inverse relationship between price and quantity demanded. इतना एक्सप्लेनेशन हमको देना है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, बराबर। अब लॉ ऑफ डिमांड अकेले एग्जाम में नहीं पूछता है। लॉ ऑफ डिमांड अगर पूछेगा तो साथ में उसके क्या पूछता है, assumptions to the law of demand पूछता है। सर ये अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस जो हमारा लॉ का, देखिए जहाँ लॉ स्टार्ट हो रहा था, ये यहाँ पे जो लॉ स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ बता रहा था, ये यहाँ बताया था अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यही अजम्पशंस था। यहाँ पे बोलो तो अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर मतलब क्या, इन्होंने सिर्फ 2 फैक्टर को ही देखा था, प्राइस और डिमांड को। उसके अलावा तो बहुत सारे फैक्टर थे जब हम लोग ने फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड पढ़ा था, बराबर। तो सेम चीज है, तो प्राइस और डिमांड को छोड़ के जितने फैक्टर बचे ऊपर, अगर हमको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड याद रहेंगे तो अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड याद करना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहला उन्होंने क्या बोला, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम बढ़ना ही नहीं चाहिए, इनकम बढ़ना ही नहीं चाहिए। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज फाइंड ट्रू ऑपरेट देम, consumers income will remain constant. If there is a rise in income, people demand more of it at a given price. सीधी सी बात है, प्राइस कितना भी अगर मेरा इनकम बढ़ना चालू हुआ, प्राइस बढ़ेगा तो भी मैं खरीदूंगा ही। इसके लिए बोलते हैं कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, देयर इज नो चेंज इन इनकम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। देख, नेक्स्ट वन इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इट इज अज्यूम्ड दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। Any change in the size or and composition of population of a country affect the total demand for a product. अब सर साइज एंड साइज मतलब नंबर ऑफ पीपल, कंपोजिशन मतलब कौन से टाइप के कितने पॉपुलेशन, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, वो कंपोजिशन बोलते हैं उसको। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विल रिमेन ऑल्सो कांस्टेंट। क्यों, अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर दूसरा वाला खरीदना चालू कर देंगे। इसके लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन
constant, it is assumed that price of complementary goods remain unchanged because a change in a price of one good will affect the demand for another. ये कॉम्प्लीमेंट्री में होता था. नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर. भाई यहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना है कि कल भाव बढ़ेगा कि कम होगा, सब कुछ सेम उसी तरीके से रहेगा. हम प्राइस और डिमांड की वजह से ही जो आज खरीद रहे हैं वही खरीदेंगे. नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स, टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा. सेम चीज, वही चीज एक्सप्लेन. नो चेंज के आगे इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर हैबिट विल एक्सेट्रा विल रिमेन अनचेंज्ड. एनी चेंज इन दिस फैक्टर विल लीड टू चेंज इन डिमांड. नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी में भी कोई चेंज होना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, टैक्स पॉलिसी अगर चेंज होगा तो डिमांड भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. ये हमारा था लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे.